एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी त्रिपुरा सीपेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 5 और 6 सितंबर को, उनके लिए जीएस के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आज की जो किताब है फ्रेंड्स घटना चक्र की किताब है, और घटना चक्र में ये ऐसी किताब है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में यूपी त्रिपुरा के द्वारा जो है प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आने वाले एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं उनको आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एक बार प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है इसका नाम है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आज हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। किससे कितने प्रश्न पूछे हैं यूपी त्रिपुरा के द्वारा, उनके जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला हमारा प्रश्न लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो दयाराम साहनी, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो एस आर राव, और डी की बात करेंगे तो आर एस बिष्ट। अब इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूपी त्रिपुरा ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में जो है इसको पूछा गया है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है इसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था, बट इसमें एक हिस्से की पूछा है, और एक हिस्से में कौन सा हिस्सा है? लोथल। तो लोथल की जो खोज किया था इसमें किसके द्वारा किया गया था? तो एस आर राव के द्वारा जो है लोथल की खोज किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं। क्या लिखा है? अहमदाबाद ज़िले जो गुजरात में पड़ता है में भोगवा नदी के तट पर लोथल की खोज जो है एस आर राव ने वर्ष 1955 से 62 ईस्वी में किया था। यानी से पूछ सकता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? भोगवा नदी के किनारे। और इसको किस वर्ष में खोजा गया था? तो 1955 से 62 ईस्वी के बीच में जो इसको खोजा गया था। और लोथल कहाँ पड़ता है? तो ये अहमदाबाद ज़िले में, और अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में है, ठीक है। आगे दूसरा प्रश्न हमारा है कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखना है। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए की जो दिया है महास्थानगढ़, ऑप्शन बी की बात करेगा तो सिकंदरिया, और ऑप्शन सी की बात करेगा तो लोथल, डी की बात करेगा तो नागपट्टनम। तो हड़प्पा के एक बंदरगाह का जो नाम है उसका नाम क्या है? लोथल। लोथल जो है एक बंदरगाह है, और इसकी खोज जो है एस आर राव ने किया था, और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो भगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसका हम लोग डिस्कस भी देख सकते हैं। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह था। यह शहर साबरमती और उसकी सहायक नदी भोगवा के बीच स्थित है। यह 2450 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर भी है, ठीक है। आगे तीसरा जो हमारा प्रश्न इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता की स्थल जो है कि सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सी की बात करेगा तो अर्नेस्ट जे एच मैकअप, डी की बात करेंगे तो बी के थापर। तो संक्षिप्त का मतलब होता है कि थोड़ा सा बस हिस्सा जो है इसकी खुदाई किसने किया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है हड़प्पा सभ्यता की जो एक संक्षिप्त यानी थोड़ा सा हिस्सा जो है खुदाई करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम उसका नाम है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख सकते हैं, इसका डिस्कस अच्छे तरीके से। हड़प्पा स्थल की पहली बार संक्षिप्त खुदाई 1870 ईस्वी के दशक में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। वहीं हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई वर्ष 1921 ईस्वी में राय बहादुर साहनी द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न इसमें लिखा है, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले ही बसावट की विशेषता है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो राखीगढ़ी,
ऑप्शन बी की बात करेंगे तो कालीबंगन, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो रोपड़ और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो धौलावीरा। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन है, यानी राखीगढ़ी जो है इसका राइट ऑप्शन है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। भारत में स्थित राखीगढ़ी नामक हड़प्पी स्थल से हाकरा मृदभांड के भंडार की प्राप्ति हुई है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट का प्रतिनिधित्व करता है। राखीगढ़ी नामक पूरा स्थल हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है ना। तो राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है इसमें लिखा है कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो कालीबंगा, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो देसलपुर, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो लोथल और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो रोपड़। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रोपड़ जो इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ गया था तो उस समय जो है हड़प्पा स्थल का खोदाई किया गया था जिसका नाम क्या था, रोपड़। ठीक है, और इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि रोपड़ स्वतंत्र भारत में पहला सिंधु घाटी खुदाई का स्थल है। रोपड़ का आधुनिक जो नगर है उसका नाम क्या है, रूपनगर है ना। आपसे पूछ सकता है कि रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, रूपनगर है। क्या नाम है, रूपनगर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो लोथल, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो कालीबंगा, ऑप्शन डी की बात करेंगे तो धौलावीरा। ठीक है, तो इनको जो है हड़प्पा काल में जो मतलब कि नगर था जिसका नाम धौलावीरा था, धौलावीरा को जो है हम लोग कितने भागों में डिवाइड किए हैं, तो 3 भागों में डिवाइड किए हैं। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं 3 भाग जो है कौन कौन सा था। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटवा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोटवा टिंडा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है इसमें लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। ऑप्शन सी की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल की कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़े को बड़े पैमाने पर क्या करते थे, पालते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी सिंधु जो लोग थे वो क्या करते थे, कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे सिंधु के जितने भी लोग थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या है, ए इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। संध्याकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोग ने ही किया था। इन्होंने इसे सिंडन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है सिंधु से हुई थी। ठीक है, चलिए आगे 8वां हमारा प्रश्न है कि बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो राजस्थान, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो गुजरात, ऑप्शन सी की बात करेंगे मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो हरियाणा। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा जो है इसका राइट ऑप्शन है। यानी बनावली जो सिंधु घाटी है कहाँ पर है, तो ये जो है हरियाणा राज्य में। ठीक है, कहाँ पर है, तो हरियाणा राज्य में। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस दे सकते हैं। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख शहर है। वर्तमान में यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। इस स्थल का उत्खनन भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर R.S. बिष्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे जो हमारा प्रश्न इसमें लिखा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो पसंदीदा शहर, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो माउंट एंड द डेड, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो रानी की झील और डी की बात करेंगे तो एक बाजार क्षेत्र। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं मृतकों का टीला बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं माउंट ऑफ द डेड बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें क्या लिखा है,
मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, जिसको माउंट्स ऑफ द डीड कहते हैं। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान प्रांत के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसमें हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। तो इसमें लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गले, जिसको नर्तकी का कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो पत्थर की नक्काशी, हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, मोमलोपी ढलाई या कास्टिंग। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी प्रतिमा बनाने के लिए जो है मोमलोपी ढलाई यानी कास्टिंग का ये लोग क्या करते थे? यूज करते थे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाइंग जिसको लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का क्या गया था? इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो कोट दीजिए, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो लोथल, ऑप्शन सी की बात करेंगे हड़प्पा और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो जो है इसका राइट ऑप्शन है। यानी पुजारी राजाओं की जो मूर्ति कहाँ मिली थी? तो ये जो है मोहनजोदड़ो मिली थी। कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। पुजारी राजाओं की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई थी। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली, यानी कहाँ मिली है पशुपति मुहर? बनवाली, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो लोथल और ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी मोहनजोदड़ो से जो है पशुपति मुहर की जो है मूर्ति मिली थी। इसको देख सकते हैं, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। ध्यातव्य है कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग। इसमें क्या लिखा है? सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए की बात करेंगे बनवाली, ऑप्शन बी की बात करेंगे चरनोदड़ो, ऑप्शन सी की बात करेंगे सुटकांगड़ेरो, ऑप्शन डी की बात करेंगे तो सुरकोटदा। ठीक है, तो घोड़े की अस्थियों की बात करेंगे तो ये कहाँ मिला है? तो सुरकोटदा में मिला है। कहाँ मिला है? और घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिला है? तो सुरकोटदा में मिला है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़ों की अस्थियों के अवशेष जो है सुरकोटदा यानी गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल है, वहीं से मिला है। सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगम से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ और जबड़े भी आदि मिले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं यूपी त्रिपक्षीय पेट में, उनके द्वारा कितना प्रश्न पूछा गया है उनको हमने इस सेशन में डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स, इसको हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति। क्या देखेंगे? वैदिक संस्कृति, यानी वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें देखते हैं, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेंगे तो धनुर्वेद, ऑप्शन बी की बात करेंगे शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन सी की बात करेंगे आयुर्वेद और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो योगवेद। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी जो योग वेद होता है ये जो है उपवेद नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि प्रश्न विकल्पों में योग वेद को छोड़कर अन्य सभी जो है उपवेद हैं। आयुर्वेद चिकित्सा में, गंधर्व वेद नृत्य संगीत में, शिल्प वेद भवन निर्माण में तथा शस्त्र शास्त्र वेद जो है युद्ध की शैलियों से जो है ये क्या है? संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो हवा के, ऑप्शन बी की बात करेगा तूफान के, ऑप्शन सी की बात करेगा तो वर्षा और चक्रवात के और ऑप्शन डी की बात करेगा तो अग्नि के। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी वैदिक देवता जो है किससे संबंधित है? तो वर्षा और चक्रवात से जो है ये रिलेटेड है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता जो थे इनका नाम क्या था? इंद्र है, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध देवता के रूप में चित्रित हैं, जिनसे असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। इन्हें वर्षा के देवता के रूप में भी चित्रित किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है इसमें क्या लिखा है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो गाय का दूध, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो गाय का गोबर, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो गाय का घी, और ऑप्शन डी की बात करेंगे तो तुलसी। तो पंचगव्य में जो शामिल नहीं किया तो उसका नाम क्या है, तो तुलसी। तुलसी जी को जो है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि गाय के दूध, दही, घी और मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे इसमें लिखा है, आगे हमारा प्रश्न है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसके प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो रामायण, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो महाभारत, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो शतपथ ब्राह्मण, और डी की बात करेंगे तो उपनिषद। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी महाजनी प्रथा जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है, कहाँ पे किया गया है, तो ये शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, इसको हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। इसमें सुदखोर को कुछ दिन कहा गया है। क्या कहा गया है, कुछ दिन। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं, किसके मूल पाठ हैं। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऋग्वेद, ऑप्शन बी की बात करेगा तो यजुर्वेद, ऑप्शन सी की बात करेगा तो सामवेद, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो उसका नाम क्या है, अथर्ववेद। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। यजुर्वेद का जो है ये जो है उल्लेख किया गया है, जिसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। शतपथ ब्राह्मण को और तैत्रीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ है। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनी के जो पुत्र उनका नाम क्या है, याज्ञवल्क्य को जो है माना जाता है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। वेदों के गद्य प्रकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उपनिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपनिषद। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ और तैत्रीय और मैत्राणी, काटक तथा कपिटल होता है। सामवेद का पंचवीस, जैमिनी तथा आदि। अथर्ववेद का क्या होता है, गोपद होता है। ठीक है, प्राचीनतम वेद कौन सा होता है, तो सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए सामवेद, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी जो इसका यजुर्वेद। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ये ऋग्वेद जो है सबसे क्या है, प्राचीनतम वेद है। वेद हमारे 4 होते हैं, और सबसे प्राचीन वेद की बात करेंगे तो उसमें हमारा क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। यह अन्य 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र है। यह वैदिक धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 तथा मंत्रों की जो संख्या है लगभग 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। और इसमें कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। कितना मंडल है, 10 मंडल। ठीक है, चलिए आगे आगे जो हमारा इसमें प्रश्न लिखा है, इसमें लिखा है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र का किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो अग्नि, ऑप्शन बी की बात करेगा तो मारुत, ऑप्शन सी की बात करेगा तो इंद्र, और ऑप्शन डी की बात करेगा तो सावित्री। तो गायत्री मंत्र में किस देवता का उल्लेख किया गया, तो सावित्री का उल्लेख किया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका राइट ऑप्शन। इसका हम लोग डिस्कस देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ध्यातव्य है कि सावित्री की रश्मि को सावित्री की उपमा दी जाती है। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा जो है रचित माना जाता है। ठीक है, आगे 9वां हमारा प्रश्न है। इसमें लिखा है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है। ब्यास और सतलज, सतलुज और चिनाब, चिनाब और रावी, ब्यास और झेलम। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ब्यास और सतलुज जो है ऋग्वेद में विश्वामित्र जो है इसमें 2 नदियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। इसमें लिखा है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र तथा व्यास, जिसको विपाशक बोला जाता है, सतलुज को सतोत्री बोला जाता है, नामक नदियों के मध्य संवाद संकलित है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे क्या बोलता जाता है, मातृत्मा या देवीत्मा नदीत्मा कहा गया है। ठीक है,
तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स लगातार श्रृंखला चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं रहता है। पूरी वीक को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।